सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिट्रल स्टेनोसिस। सो टू बिगिन विथ, सबसे पहली चीज़ तो मिट्रल वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपको ये पता होना चाहिए कि मिट्रल वॉल्व इज़ एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होता है मिट्रल स्टेनोसिस? मैंने आपको बताया स्टेनोसिस का मतलब कोई वॉल्व की नैरोइंग होना या किसी वॉल्व में कोई ऐसी पैथोलॉजी होना जिसके कारण वो सफिशिएंटली ओपन नहीं हो पा रही है, खुल नहीं पा रही है। ठीक है, तो व्हाट इज मिट्रल स्टेनोसिस? इट इज डिफाइंड एज a kind of valvular heart disease where there is narrowing of the orifice of the mitral valve। mitral valve की जो orifice है उसकी क्या हो चुकी है? narrowing हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिट्रल वॉल्व को पढ़ते हैं। मिट्रल वॉल्व के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एओर्टिक वॉल्व में जैसे हमारे पास लीफलेट थे वैसे ही मिट्रल वॉल्व में हमारे पास दो लीफलेट होते हैं, एंटीरियर लीफलेट एंड पोस्टीरियर लीफलेट। ठीक है, फर्क ये है कि एओर्टिक वॉल्व में हमारे पास 3 लीफलेट या कस्प होती थी, यहाँ पे हमारे पास केवल 2 लीफलेट है। फिर हमारे पास कमिशर होता है। कमिशर हमारे पास 2 हैं, अगेन वन इज़ एंटेरोमीडियल और एक को बोलते हैं हम लोग पोस्टेरोलेटरल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एन्युलस होता है, तो एक होता है एंटीरियर एन्युलस और एक होता है पोस्टीरियर एन्युलस। सो वी आर हैविंग 2 एन्युलस, एंटीरियर एन्युलस एंड द पोस्टीरियर एन्युलस। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ें हमें एओर्टिक वॉल्व में भी मिल रही थी। इसके अलावा यहाँ पे हमें कॉर्डेट एनिडे मिल रहे हैं। कॉर्डेट एनिडे आपको ये दिख रहे होंगे, है ना, वॉल्व के नीचे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉर्डेट एनिडे। इसके अलावा हमें पैपिलरी मसल्स मिल रही हैं। सो यू कुड सी दीज पैपिलरी मसल्स। देयर आर 2 सेट्स ऑफ पैपिलरी मसल्स, द लेटरल पैपिलरी मसल एंड द मीडियल पैपिलरी मसल। अब यहाँ पे जो मीडियल पैपिलरी मसल है उसके बारे में एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि इट इज़ सप्लाइड बाय अ सिंगल वेसल। ठीक है, मीडियल पैपिलरी मसल को एक ब्लड सप्लाई मिल रही है, इसीलिए इन्फीरियर वॉल एमआई में बहुत ज़्यादा ये जो है एसोसिएटेड होती है। कई बार कई लोग जो जिस जगह पे पैपिलरी मसल अटैच्ड है ना मायोकार्डियम से, उस मायोकार्डियम को भी मिट्रल वॉल के अपैरेटस में इंक्लूड कर लेते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी राइट दिस वर्ड एज एडजेसेंट एलवी मायोकार्डियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मिट्रल वॉल्व। माइंड यू, मिट्रल वॉल्व इज एन एसिमेट्रिकल वॉल्व और जो सरफेस एरिया होता है मिट्रल वॉल्व का, नॉर्मल जो आपको सरफेस एरिया मिलता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉर्मली इतना सरफेस एरिया होता है। हम बोल रहे हैं कि नैरोइंग हो गई है तो ऑब्वियसली ये 3 से कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इटियोलॉजी में कि ऐसा क्या हो रहा है कि नैरोइंग हो रही है वॉल्व की लीफलेट में। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है रोमैटिक। रोमैटिक कॉज इसमें 90% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा अगर वॉल्व में कैल्सिफिक डिजेनरेशन हो जाए, कंजेनाइटली ही वॉल्व जो है वो नैरोड है, एट्रियल मिक्सोमा के केस में, एंडोकार्डाइटिस के केस में और एसएलई या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में जो हमारा मिट्रल वॉल्व है वो स्टेनोज्ड मिलेगा आपको, है ना। तो मिट्रल वॉल्व वुड बी स्टेनोज्ड। यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हो कैसे रोमैटिक कंडीशन के कारण जो मिट्रल वॉल्व है आपकी वो क्या हो चुकी है, आपको स्टेनोज्ड दिख रही है। ठीक है, सो द मिट्रल वॉल्व इज स्टेनोज्ड। एक और कारण होता है दैट इज मेटास्टैटिक कार्सिनोइड, है ना। ये कारण होते हैं जिसके कारण ये हो सकता है। आप सारी चीज़ें भूल जाओ पर आप रोमैटिक एटियोलॉजी को ना भूलें। एक और चीज़, इस कंडीशन को डेवलप होने में कुछ समय लगता है। इट टेक्स 2 to 3 डिकेड्स, है ना, 2 से 3 डिकेड्स लगते हैं, यानी 20-30 साल लग जाते हैं रोमैटिक फीवर आने के बाद इसको डेवलप होने में। और अगर आप इंटरवेंशन 3 से 5 साल में नहीं लोगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। मान लीजिए किसी पेशेंट में आज सिम्टम्स आ गए इसके, है ना, मिट्रल स्टेनोसिस के सिम्टम्स आना शुरू हो गए और आपने कोई इंटरवेंशन अगर नहीं लिया so the patient would die within 2 to 5 years, and that is why a very early and rapid intervention is required. Moving forward to the pathogenesis. पैथोजेनेसिस की बात करूँ तो पहली बात तो फीमेल में ज़्यादा मिलेगा आपको एज़ कम्पेयर टू मेल्स। क्या होता है ये आपने पैथो में पढ़ा है, ग्रुप पे बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होगा, पेशेंट को फीवर आएगा, दैट वुड बी अक्यूट रोमैटिक फीवर, है ना, जोन्स क्राइटेरिया वगैरह आपने पढ़ा है, और उसके साथ वैल्वुलाइटिस एसोसिएटेड होगी। वैल्वुलाइटिस क्या होता है? वैल्वुलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्व्स, राइट। वैल्वुलाइटिस के कारण एमआर भी हो चुका होगा पेशेंट को थोड़ा बहुत, राइट, अभी लेकिन पेशेंट को पता नहीं है, पेशेंट में कोई साइंस और सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ जब वो बच्चा होगा या वो टीनेज ग्रुप में है ना, अक्यूट रोमैटिक फीवर हुआ उसके कारण वैल्वुलाइटिस आई, है ना, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई सिम्टम्स उसे अभी नहीं मिल रहे हैं, है ना, रोमैटिक फीवर हुआ, फीवर वगैरह आएगा उसको, वैल्वुलाइटिस और एमआर, ये तीनों चीज़ों का साथ में होना ज़रूरी है। जब ये तीनों चीज़ें हो गई तो मैंने बोला ना 20 से 30 सालों के बाद, राइट, आफ्टर डिकेड्स 40% केसेस में रोमैटिक हार्ट डिसीज़ डेवलप हो जाएगा। सारों में रोमैटिक हार्ट डिसीज़ डेवलप हो ज़रूरी नहीं है, 40% केसेस में रोमैटिक हार्ट डिसीज़ डेवलप होगा। अब क्या हुआ सोचो,
एक्चुअली द स्टोरी स्टार्टेड विद इन्फ्लेमेशन, राइट. मैंने बोला था वैल्वुलाइटिस है, स्टोरी स्टार्टेड विद इन्फ्लेमेशन. नाउ इन्फ्लेमेशन इज अ वेरी नेस्टी प्रोसेस बिकॉज इट्स एंडिंग इज नॉट गुड, राइट. इन्फ्लेमेशन एंड्स विद अ प्रोसेस लाइक फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन. सोचो इतना क्रॉनिकली वॉल्व का इन्फ्लेमेशन हुआ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ, और साथ में फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन भी चल रहा है उसी वॉल्व में. इसके कारण क्या हुआ, जो मिट्रल वॉल्व की लीफलेट थी उसकी डिफ्यूज थिकनिंग हो गई, है ना. अब यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मली वॉल्व ऐसी नहीं होती, राइट. ये बगल वाली वॉल्व को देखो और आप मिट्रल वॉल्व को देखो. बगल वाली वॉल्व थिन है और यहाँ पे वॉल्व कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है. इसमें भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिफ्यूज थिकनिंग हो गई है वॉल्व की, है ना, वॉल्व की लीफलेट की. तो क्या हुआ, डिफ्यूज थिकनिंग हो गई वॉल्व की लीफलेट की, है ना. और ये क्यों हुई, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के कारण. अब होता क्या है इस डिफ्यूज थिकनिंग के कारण जो कमीशर्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना. हमने कमीशर्स पढ़े हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, लीफलेट के बीच में. तो कमीशर्स ग्रेजुअली फ्यूज़ हो गए. जब कमीशर्स फ्यूज़ हो गए, है ना, ऊपर से आपके कमीशर्स फ्यूज़ हो गए, तो नीचे उन कमीशर्स के नीचे आपको क्या मिल रहे थे, आपको मैंने बताया था कॉर्डेट एनिडे थे और फिर पैपिलरी मसल्स थे. ग्रेजुअली होता क्या है, ये पैपिलरी मसल्स भी आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं. इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये पूरी पैपिलरी मसल्स आपस में फ्यूज़ हो गई. अब ये पैपिलरी मसल अगर फ्यूज़ हो गई तो ये पूरा नीचे का स्ट्रक्चर रिजिड हो जाएगा, है ना. अगर ये पूरा नीचे का स्ट्रक्चर रिजिड हो जाएगा तो ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को मूव ही नहीं करा पाएगा, है ना. ये पूरा स्ट्रक्चर अगर रिजिड हो गया, क्योंकि ऊपर वाले स्ट्रक्चर को यानी लीफलेट को मूव कराने के लिए ये नीचे वाले स्ट्रक्चर का मोबाइल होना ज़रूरी है. पर नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा फ्यूज़ हो चुका है. कमीशर्स भी आपस में पूरे के पूरे क्या हो चुके हैं, फ्यूज़ हो चुके हैं. तो होगा क्या, मिट्रल वॉल जो है वो रिजिड हो जाएगी, उसकी मोबिलिटी एकदम ख़त्म कर दी आपने. सो देयर इज़ इमोबाइल वॉल्व लीफलेट. वॉल्व की जो लीफलेट है वो इमोबाइल हो गई, जिसके कारण रिजिड मिट्रल वॉल हो गया. और जो कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस अपने को देखने को मिलता है उसको फिश माउथ अपीयरेंस बोलते हैं. यहाँ पे एक और चीज़ आपने सीखी कि मिट्रल स्टेनोसिस कभी भी अकेले नहीं हो रहा है रोमैटिक फीवर के केस में, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएटेड है. और यहाँ पे वो जिस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है वो MR के साथ एसोसिएटेड है. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू सी ओवर हियर. सो व्हाट इज़ द फिश माउथ अपीयरेंस, कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर. So this is like a mouth of a fish, right? So this structure is actually known as fish mouth appearance, and this is characteristic of mitral stenosis, right? Now moving forward to the next heading, that is the क्लासिफिकेशन ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस. अब क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं उनको देखते हैं. तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, हमने एटियोलॉजी पढ़ ली. क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो ये 3 टाइप्स की होती है, प्रोग्रेसिव, सीवियर और वेरी सीवियर. अगर मैं बात करूँ प्रोग्रेसिव की, वॉल्व का नॉर्मल सरफेस एरिया है 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि इसका सरफेस एरिया अभी सफिशिएंट है, मोर देन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सीवियर में लेस देन 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. और वेरी सीवियर में सोचो वॉल्व इतनी ज़्यादा स्टेनोज्ड हो गई कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कम ओपनिंग रह चुकी है. कितनी डिफिकल्टी से ब्लड मूव कर रहा होगा. ठीक है. अब पैथोजेनेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, बेसिकली अब हमें क्लिनिकल फीचर्स पढ़ना है ना क्लासिफिकेशन के बाद. पर क्लिनिकल फीचर्स को पढ़ने के लिए आपको डायस्टोल आना चाहिए पहले. ठीक है. कार्डिक साइकिल का एक फेज आना चाहिए जिसे हम लोग डायस्टोल बोलते हैं. नॉर्मली डायस्टोल की ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड होती है. शुरू करते हैं डायस्टोल कैसे होता है. ठीक है. डायस्टोल के समय बेसिकली होता क्या है, अगर ये हार्ट है, ठीक है, ये बीच में हमने बना दी मिट्रल वॉल्व और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है. ठीक है. और ये नीचे होती है अपनी एओर्टिक वॉल्व और यहाँ पे होगी पल्मोनरी वॉल्व. ठीक है, कुछ इस तरीके से. अब डायस्टोल के समय होगा क्या, ये नीचे वाला जो चेम्बर है ये रिलैक्स करेगा और इसकी क्या होगी, इसकी फिलिंग होगी. ये चेम्बर रिलैक्स करेगा और इसकी फिलिंग होगी. अगर हम ये चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या क्या स्टेजेस होती हैं डायस्टोल में. द फर्स्ट स्टेज इज आई वॉन्ट दिस वॉल्व टू बी क्लोज. मैं एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व को कम्प्लीटली क्लोज चाहती हूँ, क्योंकि अगर फिलिंग होगी और अगर फिलिंग हुई और जैसे ही अगर आपके ये वॉल्व जो है वो खुले हुए होंगे तो ब्लड तुरंत इससे निकल जाएगा. दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट, है ना. आई वांट द ब्लड टू बी एक्यूमुलेटेड इन दीज चेम्बर्स फर्स्ट. तो ये वॉल्व को हम पहले क्लोज करते हैं. तो एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग S2 बोलते हैं. ठीक है. और S2 जैसे ही हो चुका है, मतलब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व अब क्लोज हो चुकी हैं, तो अब प्रॉपर डायस्टोल शुरू होता है. तो डायस्टोल का पहला फेज होता है प्रोटोडायस्टोल. प्रोटोडायस्टोल वो फेज होता है जब वेंट्रिकल्स खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं जस्ट डायस्टोल में जाने के लिए. प्रोटोडायस्टोल के बाद एक स्टेज होता है जिसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व है अभी वो भी बंद है. ठीक है. मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों बंद हैं. अब ये एक पूरा क्लोज चेम्बर है और ये ग्रेजुअली अब क्या करेगा, रिलैक्स करेगा. ठीक है. ये रिलैक्स करेगा. ऊपर और नीचे से ये चेम्बर पूरी तरीके से क्लोज है. हम लेफ्ट LV को रेफरेंस में ले रहे हैं. ठीक है.
तो देयर इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और रिलैक्सेशन होगा। अब जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन खत्म हुआ, आई वांट दिस मिट्रल वॉल्व टू बी ओपन, मिट्रल वॉल्व को हम चाह रहे हैं कि खुल जाए। अगर मिट्रल वॉल्व खुलेगी तभी तो LA से ब्लड LV में आएगा, है ना। तो देयर इज ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप क्यों सुनाई दिया? मिट्रल वॉल्व के खुलने के कारण, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से ब्लड LA से LV में आएगा, जल्दी जल्दी से ब्लड LV में आएगा, है ना, LA से। सो दैट इज नोन एज रैपिड फिलिंग। रैपिड फिलिंग के बाद जब ऑलमोस्ट सारा ब्लड आ चुका होगा, थोड़ा बहुत ब्लड रह जाएगा, तो अब स्पीड उसकी कम होगी, तो दैट इज स्लो फिलिंग। अब लास्ट में क्या होता है, स्टिल सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज स्टिल लेफ्ट इन द एट्रिया। उस बचे हुए ब्लड को धक्का देने के लिए जो एट्रिया है बेचारा वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसको एक्टिव फिलिंग बोलते हैं, और ये एट्रियल सिस्टोल के कारण होती है। ये हमारा डायस्टोल है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर ये हमारा हार्ट है, राइट, इफ दिस इज़ माय हार्ट, यू नो वेल दैट दीज आर लंग्स, ओके। तो आपको एक चीज़ पता है कि हार्ट में ये LA है, ये LV है। LA में पल्मोनरी वेन्स खुल रही होंगी, यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज होंगी, और ये हमारा RA है, ये हमारा RV है, राइट। और यहाँ से क्या निकल रहा होगा, यहाँ से निकलेगा आपका वॉट, यहाँ से निकल रहा होगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी। देखिए मज़ेदार बात क्या है, डायस्टोल के समय LV का प्रेशर होता है 8 mm ऑफ Hg, 8 to 10 mm ऑफ Hg। LA का प्रेशर होता है 8 to 10 mm ऑफ Hg। सेम प्रेशर इज रिफ्लेक्टेड अक्रॉस ऑल द चेम्बर। जो LV का प्रेशर है वही LA का प्रेशर होगा, वही पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर होगा, वही पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर होगा, एंड प्रेशर इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बैक। अभी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 8 से 18 हुआ, ठीक है, मतलब अगर प्रेशर किसी भी एक चीज़ का बढ़ेगा, जो मैंने येलो से मार्क किया, तो सभी का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला अभी आपको मैं समझाऊंगी। और ये हमारा एओर्टा हो गया। एओर्टा में डायस्टोल के समय क्या प्रेशर होता है, 80 mm ऑफ Hg। हमें पता है डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है और सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ Hg होता है। तो डायस्टोल के समय ऑल्सो द प्रेशर अक्रॉस दीज चेम्बर्स इन द डायस्टोल, LA का प्रेशर जितना होगा वही LV का प्रेशर है ना, एंड देयर इज नो ग्रेडियंट्स, ठीक है, हम समझ गए। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई तुम्हारी ये पूरी की पूरी वॉल स्टेनोज्ड है, ऊपर भी 8 का प्रेशर है, नीचे भी 8 का प्रेशर है। अब आप ये बताओ, ब्लड को अगर मुझे एम्प्टी करना है, ठीक है, कोई प्रेशर का ग्रेडियंट नहीं है, पर रास्ता बहुत सकरा है, तो क्या ब्लड इतनी आसानी से जा पाएगा? ब्लड इतनी आसानी से नहीं जा पाता, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है इस LA को, है ना। एंड LA इंक्रीजेज इट्स प्रेशर, LA इंक्रीजेज इट्स प्रेशर, एंड दैट इज व्हाट इट्स रिटन ओवर हियर। हियर एज द वॉल डू नॉट ओपन प्रॉपरली, द LA ऑल्सो हैज़ टू इंक्रीज इट्स प्रेशर। तो LA का प्रेशर बढ़ा, मैंने बोला प्रेशर पीछे रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो अगर लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी वेन्स का प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ेगा। दिस इज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर अगर बढ़ेगा, है ना, तो डेफिनेटली वो कहाँ पे बढ़ रहा है, लंग्स के लेवल पे बढ़ रहा है, और लंग्स में कंजेशन होने लगेगा, फिर पल्मोनरी इडीमा होने लगता है, जिसके कारण पेशेंट को डिस्निया की शिकायत होगी। कई बार ये प्रेशर इतना पीछे तक ट्रांसमिट हो जाता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी पे भी आ जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगा, अभी हम देखेंगे कैसे, राइट। तो पल्मोनरी आर्टरी में जब ये आ जाएगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। अब हो क्या रहा है, बात को ध्यान से समझो। लंग्स में ब्लड यहाँ से आ रहा है और पूरा का पूरा जो है, पूरा लंग्स में कंजेशन हो रहा है, इडीमा हो रहा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ डिस्निया। द पेशेंट इज डिस्निक, द पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, एंड द पेशेंट इज डिस्निक इन दिस केस। अब होता क्या है, बॉडी का एक रिफ्लेक्स काम करता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन। व्हाट इज इट? इट इज़ रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन। रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, बॉडी को ये समझ में आ गया कि लंग्स में बहुत सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो चुका है। नॉर्मली क्या होता है, ब्लड जो है वो RA से भी लंग्स में जा रहा होगा, आपको पता है ना, नॉर्मली राइट RA से RV में और RV से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है और उसके बाद वो LA में आता है, LA से LV में जाता है, LV से एओर्टा में जाता है और पूरी बॉडी में जाता है। इस कंडीशन में नॉर्मली भाई मान लो पीछे तो जा ही रहा है ब्लड, राइट, ब्लड इज गोइंग इन दिस वे ऑल्सो, और आप यहाँ से भी खून भेजे जा रहे हो, तो लंग्स में और ज़्यादा डिस्निया होगा, और ज़्यादा कंजेशन होगा, पेशेंट को और ज़्यादा दिक्कत होगी, शिकायतें होंगी। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी इस पल्मोनरी आर्टरी का वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देती है, एंड दैट इज़ रिफ्लेक्स वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो पल्मोनरी आर्टरी का हमने क्या किया, हमने रिफ्लेक्स वेसो कंस्ट्रिक्शन कर दिया। इस रिफ्लेक्स वेसो कंस्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ ब्लड अब जो हमारा इसमें जा रहा होगा लंग्स में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, पेशेंट को थोड़ी राहत मिलेगी, राइट। पेशेंट वुड से दैट डिस्निया से अब उसको थोड़ी राहत मिल रही है। तो क्योंकि यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन हुआ पल्मोनरी आर्टरीज में, और मैंने बोला बैक फ्लो भी हुआ था, है ना भाई, प्रेशर इस हद तक बढ़ चुका था कि यहाँ पे भी आने लगा था वो,
है ना, बैक फ्लो भी हुआ था, या बैक प्रेशर अगर मैं बोलूँ, बैक प्रेशर भी ट्रांसमिट हुआ था। मैंने बोला ना पीछे पूरा प्रेशर ट्रांसमिट होता है। इन दोनों चीज़ों के कारण हाइपरटेंशन हुआ, वेसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, ठीक है, और बैक प्रेशर भी पीछे जा रहा है। इन दोनों फैक्टर्स के कारण पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस फिनोमेना को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। अब कॉमन सेंस लगाओ आप, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अगर आर्टरी का हाइपरटेंशन हो गया ग्रेजुअली, तो यहाँ पे अब नाउ जस्ट ट्रेस माई ग्रीन कलर, राइट, यहाँ पे कौन सी वॉल्व है, यहाँ पे होगी पल्मोनिक वॉल्व, और यहाँ पे कौन सी वॉल्व है, ये ग्रीन कलर से जो मैंने नंबर 2 मार्क किया है, दिस इज माई ट्राइकस्पिड वॉल्व। भाई ग्रेजुअली प्रेशर इस पर भी तो जाकर के लगेगा बहुत ज़्यादा, पल्मोनिक वॉल्व में। पल्मोनिक वॉल्व में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो जो हार्ट साउंड आपको नॉर्मली पल्मोनरी वॉल्व के क्लोज होने से सुनाई देती है, दैट इज P2, वो बहुत लाउड हो जाएगी। तो इस पेशेंट में लाउड P2 मिलेगा, पहली चीज़। और पीछे चलो, अभी डिस्निया मिल गया, हमने देख लिया, ठीक है, डिस्निया मिल गया, हमें लाउड P2 मिलेगा। एक और चीज़, भाई आरवी को ब्लड कॉन्स्टेंटली पंप करना पड़ रहा है एक बहुत ही सकरे रास्ते से। भाई इसको भी तो सकरा रास्ता मिला, क्योंकि पूरी की पूरी वेसल में आगे क्या हो चुका है, हाइपरटेंशन हो चुका है। तो आरवी में भी प्रेशर बहुत लंबे समय तक बढ़ा हुआ था। अब क्योंकि आरवी को बहुत ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, तो आरवी क्या करा लेता है, अपनी आरवी हाइपरट्रॉफी करा देता है। सो दैट इज नोन एज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो राइट वेंट्रिकल ने अपनी हाइपरट्रॉफी करा दी। लेटर स्टेजेस में क्या होता है, ये यहाँ पे आपको कौन सी वॉल्व दिख रही है, नंबर 2 से मैंने क्या मार्क किया था, आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व में भी इफेक्ट होने लगता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व का रिगर्गिटेशन हो जाता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व डिफेक्टिव हो गई। तो जैसे ही ब्लड आरए से आरवी में जाएगा वो वापस आरए में आ जाएगा, ठीक है। अब आरए में ब्लड आ कहाँ से रहा है, अब ये आपको बताना है मेरे को। देखो राइट एट्रिया में ब्लड ऊपर से आ रहा है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, और नीचे से इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आ रहा है। आरवी में भी दो जगहों से अब ब्लड आ रहा है ना। तो आरवी का भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, सॉरी आरए का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना। आप चीज़ों को केवल पीछे लेकर के जाओ, तो आरए का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके कारण होने क्या लगता है, नाउ राइट एट्रिया इज सेइंग दैट आई कुड नॉट एकोमोडेट दिस मच वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो वो क्या करेगा, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो सुपीरियर वेना कावा में प्रेशर बढ़ेगा ग्रेजुअली। वो क्या कॉज करेगा, ये पेशेंट का जेवीपी बढ़वा देगा, ये पेशेंट का जेवीपी बढ़वा देगा। और आईवीसी को भी बोलेगा कि आई कुड नॉट टेक ब्लड फ्रॉम यू, क्योंकि मेरे अंदर ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड है एंड आई एम हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो अगर इंफीरियर वेना कावा से आपने ब्लड नहीं लिया, जस्ट अज्यूम पूरी बॉडी से ब्लड लेकर के आ रही है इंफीरियर वेना कावा, तो पूरा का पूरा ब्लड पूरी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा और पर्सन को सिस्टमिक कंजेशन के फीचर्स मिलेंगे, जैसे इडीमा मिलेगा, पीडल इडीमा, एसाइटिस मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है इंफीरियर वेना कावा में आपकी मेजेंट्रिक वेसल्स ड्रेन करती हैं, इंफीरियर वेना कावा में आपकी हिपैटिक वेन्स ड्रेन करती हैं, भाई हिपैटोमेगाली मिलेगी, जितने सिस्टमिक कंजेशन के फीचर्स हैं वो सारे के सारे मिलेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, केवल आगे से पीछे चलना है, ठीक है, आगे से पीछे चलना है। इफ़ यू गॉट दिस दैट्स वेल एंड गुड, इफ़ यू हैवंट गॉट दिस, दिस इज़ वेरी सिंपल, राइट। आई विल जस्ट रिपीट इट वंस अगेन फॉर you in 1 minute. What I said, I told you that this is my LA, this is my LV, this is my RA, this is my RV, ठीक है। नॉर्मली हुआ क्या, केवल इस वॉल की पहले स्टेनोसिस हुई, ठीक है। इस वॉल की क्योंकि स्टेनोसिस हुई तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। इसका प्रेशर बढ़ा तो इसने पीछे रिफ्लेक्ट किया, पीछे प्रेशर बढ़ा तो लंग्स का प्रेशर बढ़ा, लंग्स का प्रेशर बढ़ा तो पल्मोनरी आर्टरीज़ का प्रेशर बढ़ा, पल्मोनरी आर्टरीज़ का प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट थी जिसका नाम पल्मोनरी वॉल था, P2 बहुत लाउड हो गया, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल को बहुत हाई प्रेशर के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, इसके कारण राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी हो गई। इसके कारण क्या हुआ, आपका राइट एट्रिया का भी प्रेशर बढ़ा, क्यों, क्योंकि ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन भी होने लगा, ट्राइकस्पिड वॉल भी खराब हो गई, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, अगर राइट एट्रिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो राइट एट्रिया सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड को नहीं लेगी अपने पास। अगर वो ब्लड नहीं लेगी तो जेवीपी इंक्रीज मिलेगा अपन को इस पर्सन में, और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड नहीं लेगी, इसके कारण अपन को सिस्टमिक कंजेशन के फीचर मिलेंगे। ओके, आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। सो देखो क्या क्या हो रहा है, मिट्रल स्टेनोसिस हो गई वापस से, तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर अगर अभी तो एकदम शुरुआती दौर पे है ना, ये मिट्रल वॉल्व है, इसकी स्टेनोसिस अगर हो गई तो पहले इसका प्रेशर बढ़ेगा, अगर इसका प्रेशर बढ़ेगा तो बैक फ्लो होगा, ठीक है, जिसके कारण डिस्निया मिलेगा। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। भाई ये इस हद तक इलाज हो जाता है साइज में कि आसपास के स्ट्रक्चर को कंप्रेस करने लगता है। इसके कारण ईसोफेगस अगर कंप्रेस हुई तो डिस्फेजिया की शिकायत होगी, ठीक है। अब लंग्स के जो लोअर लोब हैं, भाई यहीं पे तो हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो ये नीचे वाले लोब को भी कई बार कंसोलिडेट कर देते हैं, कई बार कोलैप्स करवा देते हैं इसका, जिसके कारण आपको लेफ्ट लोअर लंग का कोलैप्स मिलता है। इसको इवार्ट साइन बोलते हैं,
मतलब एलए इस हद तक एनलार्ज हो गया, इतने हाई प्रेशर में उसको काम करना पड़ रहा है, उसने अपनी इतनी हाइपोट्रॉफी करा ली है ना, उसको अपना प्रेशर इतना इंक्रीज करना पड़ा कि आसपास के स्ट्रक्चर को अब उसने कंप्रेस करना चालू कर दिया एनलार्जमेंट के कारण, ठीक है। कई बार रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कंप्रेस अगर होगी तो वॉइस में होर्सनेस मिलती है ना, इसको ला ऑर्टनर्स सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर कोई भी चैम्बर स्ट्रेच और डायलेट करेगा अपनी नॉर्मल साइज से तो वहाँ पे फिब्रिलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन होगा पेशेंट में। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर होगा तो अब क्या होगा, पेशेंट को पैल्पिटेशंस की शिकायत होगी, ठीक है। फिब्रिलेशन मतलब पागल हो गया कोई भी चैम्बर, है ना, इट इज़ गोइंग आउट विदाउट एनी डिसिप्लिन, राइट। सो देयर वुड बी कंप्लेन ऑफ पैल्पिटेशन इन दिस पेशेंट। वेंट्रिकल की फिलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी और ब्लड का स्टैसिस होने लगेगा इस चैम्बर में, जिसके कारण कहीं पर भी ब्लड का अगर स्टैसिस होगा तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं और पेशेंट में स्ट्रोक की कंप्लेन हमें मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक्चुअली में जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने बताया था माइल्ड टू मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, वेरी सीवियर होता है। तो हमने वॉल्व का सरफेस एरिया बस कम किया था, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा था, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम था और यहाँ पे 1 से कम हो गया था, ठीक है। तो अगर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो ये माइल्ड टू मॉडरेट होता है। यहाँ पे पेशेंट को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलती रेस्ट के समय, ठीक है। लेकिन जैसे पेशेंट में टैकीकार्डिया हुआ, टैकीकार्डिया मतलब क्या हुआ, पेशेंट ने एक्सरसाइज कर ली, मान लो अनीमिक हो गया वो पेशेंट, प्रेगनेंसी के समय टैकीकार्डिया होता है, फीवर के समय टैकीकार्डिया होता है। टैकीकार्डिया में बेकार चीज़ क्या है कि टैकीकार्डिया जो है वो डायस्टोल को शॉर्ट कर देता है। भाई नॉर्मली डायस्टोल 0.5 सेकेंड का है और वैसे भी डायस्टोल के समय क्या होती है आपको पता है, डायस्टोल के समय फिलिंग होती है। आपने मिट्रल वॉल को ऑलरेडी स्टिनोस करके रखा हुआ है तो फिलिंग वैसे ही प्रॉपर नहीं हो रही है, तुमने डायस्टोल को और छोटा कर दिया, 0.3 सेकेंड का कर दिया, तो फिलिंग और ज़्यादा हैम्पर हो गई। अगर फिलिंग और ज़्यादा हैम्पर हो गई तो अब इस पेशेंट में शिकायतें आने लगेंगी। नॉर्मली नहीं आ रही पर टैकीकार्डिया जब होगा तो शिकायतें आएंगी, वही डिस्निया विस्निया की शिकायत होगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो बैक फ्लो के कारण होगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या करोगे, टैकीकार्डिया ही मत होने दो इस पेशेंट में, मतलब आप बीटा ब्लॉकर्स दे दो, ठीक है। ये हो गया माइल्ड टू मॉडरेट वाला केस। अगर सीवियर वाला केस है तो सीवियर वाले केस में डिस्निया अब रेस्ट में आने लगेगा इस पेशेंट को। इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है आपके एलए का, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है लेफ्ट एट्रिया का कि वो पूरे टाइम ही पीछे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, पूरे टाइम ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो डिस्निया एट रेस्ट भी होगा। मैंने आपको बताया कि इस पेशेंट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो जाएगा क्योंकि वो और पीछे चला जाएगा प्रेशर, है ना। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट प्रेशर वुड बी ट्रांसमिटेड बैक, है ना, कि भैया ये प्रेशर एलए का प्रेशर बढ़ा, फिर आपका पीछे गया तो लंग्स का प्रेशर बढ़ा तो डिस्निया मिल गई, फिर पल्मोनरी आर्टरीज का प्रेशर बढ़ा, इसको बैक प्रेशर बोलते हैं। तो बैक प्रेशर एक चीज़ हुई और मैंने एक और चीज़ बताई थी अगर तुम्हें याद हो तो, रिफ्लेक्स वेसो कंस्ट्रिक्शन। इन दोनों चीज़ों के कारण पेशेंट में क्या मिलेगा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन मिल गया अपन को पेशेंट में। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन अगर बहुत लंबे समय तक के लिए था तो पहले किस वॉल्व की बर्बादी होगी, पल्मोनरी वॉल्व की बर्बादी होगी, या अगर मैं बोल दूं तो हमें पैल्पेबल P2 मिलेगा, P2 बहुत लाउड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राइट वेंट्रिकल भी खराब होने लगेगा आपको, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल का फेलियर धीरे धीरे होने लगेगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना है। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी, रिफ्लेक्स पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन और बैक प्रेशर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्लिनिकल फीचर्स को जल्दी से देख लेते हैं। डिस्निया ऑन एक्सर्शन समझ में आ गया, फटीग ऑन एक्सर्शन समझ में आ गया, हेमोप्टिसिस क्या होता है। हेमोप्टिसिस ब्लड आएगा आपका, है ना। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मिल रहा है अपन को, दिस इज बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ द पल्मोनरी ब्रोंकियल वेन्स, है ना। क्या होता है, जो बहुत थिन पल्मोनरी वेन्स और कैपिलरीज होती हैं अंदर बढ़े हुए प्रेशर के कारण इनका रप्चर हो जाता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी एपोप्लेक्सी, ठीक है। पल्मोनरी एपोप्लेक्सी कहलाता है ये। तो हेमोप्टिसिस मिलेगा पेशेंट में, सिनकोपल अटैक्स मिलेंगे, वॉइस होर्सनेस ऊपर देख ली क्यों मिलेगा, विंटर ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्लड स्ट्रीक्ड स्पूटम, है ना, भाई ब्लड इन द स्पूटम मिलेगा आपको। लेटेस्ट स्टेजेस में पेशेंट में ऑर्थोपनिया और पीएनडी भी मिल सकता है। व्हाट इज ऑर्थोपनिया, ऑर्थोपनिया इज जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में लेटेगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, और पीएनडी क्या होता है, सोने के 4 से 5 घंटे के बाद जब पेशेंट डीप स्लीप में जाएगा, आरईएम फेज में जाएगा, तब उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। इनकी पैथोजेनेसिस क्या है इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे। अब आपको आजकल केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं तो ये एकदम ऐसा ही केस है। देखो क्या है, ये केस था आपका किसका, मिट्रल स्टेनोसिस का, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे, 20 ईयर ओल्ड अ कॉलेज स्टूडेंट, नॉन हाइपरटेंसिव, नॉन डायबिटिक, नॉन स्मोकर, प्रेजेंटेड विद ब्रेथलेसनेस, ठीक है। पहली चीज़ जो मैंने पढ़ी ब्रेथलेसनेस मिल गई। पैल्पिटेशन हमने दूसरा क्लिनिकल फीचर पढ़ा था, ठीक है। कफ, ठीक है। वीकनेस फॉर इनिशियल मंथ, इनिशियली ही फेल्ट ब्रेथलेसनेस ड्यूरिंग मॉडरेट टू सीवियर एक्सर्शन, बट नाउ फॉर लास्ट फ्यू वीक्स
it is progressively increasing. Now he feels breathlessness even on mild exertion. Occasionally he experiences paroxysmal nocturnal dyspnea (PND), but no history of orthopnea. ठीक है. The patient also complains of occasional palpitation with mild exertion, even while going to toilet or dressing. Cough is productive with mucoid sputum, but not associated with hemoptysis. ज़रूरी नहीं है कि hemoptysis हो, है ना. फिर for the last few months he feels weak and fatigued. There is no history of chest pain, swelling of legs, syncopes, loss of consciousness, hoarseness of voice or difficulty in swallowing. मतलब अभी ये आप अगर बोलो तो सीवियर की ओर जंप करने वाला है ना, ये सीवियर की ओर जंप करने वाला है. तो अब पेशेंट तुम्हारे पास अगर ये शिकायतें लेकर के आया, अभी हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि उसको मिट्रल स्टेनोसिस है, क्योंकि ये फीचर्स पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, पीएनडी आपको ऑलमोस्ट हर हार्ट की पैथोलॉजी में मिल रहे हैं, है ना, जितने भी आपने वैल्वुलर लीजन्स अभी अपने पढ़े. तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे. टू बिगिन विथ हमने बीपी लिया, बीपी नॉर्मल मिला हमें. हम पेशेंट का अगर जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें मिट्रल फेसीज मिलेंगे. मिट्रल फेसीज का मतलब क्या है, आपको मैलर फ्लश मिलेगा. ये इंडिया में नहीं मिलता, फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है, और ये तभी मिलता है जब बहुत सीवियर, वेरी सीवियर एमएस हो, है ना. ये क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में जब कार्डिक आउटपुट कम होगा, है ना, तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है. तो पेरिफेरी में क्या होता है, वहाँ पे आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस बन जाते हैं. उसके कारण आपको मिट्रल फीसीज या मेलार फ्लश देखने को मिलता है. पल्स की बात करूँ तो लो वॉल्यूम पल्स होगी, कार्डिक आउटपुट कम कर दिया, और एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया तो इरेगुलर पल्स मिलेगी. समझ में आया. मैंने बताया था जेवीपी रेज्ड होगी, है ना, मैंने बता ही दिया राइट साइडेड हार्ट फेलियर को सिग्निफाई कर रहा है, तो जेवीपी वुड बी रेज्ड, है ना. अब वेव्स कौन कौन सी मिलेंगी वो देख लेते हैं. देखिए जेवीपी में हमारा ये नॉर्मल जेवीपी है, आपको यहाँ पे ए वेव पे फोकस करना है, एक्स डैश पे फोकस करना है, और वी वेव पे फोकस करना है. ध्यान से सुनिए. ए वेव जो होती है, जेवीपी में अगर स्पाइक आ रहा है तो स्पाइक का मतलब ये हुआ कि दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर, है ना. स्पाइक यानी प्रेशर बढ़ा और डिसेंट यानी प्रेशर घटा. ठीक है. ए वेव मिली एट्रियल कंट्रैक्शन के कारण. ठीक है. यहाँ पे क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन था, हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, जेवीपी इज ऑल अबाउट राइट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है. तो क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया था पेशेंट को, है ना, तो राइट वेंट्रिकल को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ा था. अगर आपको याद हो, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो ऊपर राइट एट्रिया का भी प्रेशर बढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं. इसके कारण क्या होगा, जो एट्रियल कंट्रैक्शन जो है उसको इंक्रीज्ड प्रेशर में होगा वो, इसलिए प्रोमिनेंट ए वेव मिलेंगी. पेशेंट को अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया तो इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनलेस, एक डायरेक्शनलेस हार्ट हो गया ये, है ना. उसकी रिदम विदम सब गड़ चुकी है, रेट सब खराब हो चुका है ना. इसके कारण ए वेव एब्सेंट मिलेगी, है ना, हाई प्रेशर अचीव ही नहीं कर पाओगे आप. अब एक्स डैश की बात करते हैं. एक्स डैश एक डिसेंट है. डिसेंट मतलब नीचे आ रहा है, मतलब कोई चेम्बर का प्रेशर कम हो रहा है. प्रेशर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आर ए रिलैक्स कर रहा है, राइट एट्रिया जो है वो रिलैक्स कर रहा है, उसकी फीलिंग हो रही होगी उस समय, तब वो रिलैक्स कर रहा है. नॉर्मली ये होता है, पर इस कंडीशन में क्या हुआ, राइट एट्रिया बेचारा रिलैक्स कर ही नहीं पाया. क्यों, क्योंकि राइट एट्रिया में हुआ क्या भाई, तुमने ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन भी करा दिया और ऊपर से खून आ ही रहा है, तो राइट एट्रिया को 2 सोर्सेज से ब्लड मिल रहा है ना. रिलैक्सेशन के समय 2 सोर्सेज से इसको ब्लड मिल रहा है. ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन के कारण ट्राइकस्पिड जेट भी इसके अंदर आता है, जिसके कारण जो राइट एट्रिया का प्रेशर होता है वो इंक्रीज ही रहता है, डिक्रीज होता ही नहीं है. इसके कारण कई सारे जेवीपी में इस पेशेंट में एक्स डैश होती ही नहीं है, और ये जो सी है और ये जो वी है ये आपस में मिल जाती है. भाई ये वही बात है कि 2 पहाड़ों के बीच की आपको ये एक वैली दिख रही है, ये वैली ख़त्म हो गई क्योंकि राइट एट्रिया रिलैक्स कर ही नहीं पाया ढंग से, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर हमेशा हाई ही था ट्राइकस्पिड जेट के कारण. ठीक है. तो सी और वी आपस में क्या आ जाएंगी, पास आ जाएंगी, तो उसको बोलते हैं सी एंड वी फ्यूजन. अब वी वेव क्यों मिलती है, वी वेव मिलती है बिकॉज ऑफ वी स्पाइक है, स्पाइक यानी प्रेशर बढ़ा हुआ है. ये क्यों मिल रही है, बिकॉज ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ आर ए. तो रैपिड फिलिंग ऑफ आर ए के कारण अपने को वी वेव मिली. ठीक है. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वी इंक्रीज हो रही है एज अ ब्लड फिल्स ड्यू टू ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन ऑल्सो, है ना. तो वी वेव हमें क्यों मिल रही है यहाँ पे, वी प्रोमिनेंट क्यों मिलेगी, क्योंकि राइट एट्रिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी फिलिंग केवल एक सोर्स से नहीं हो रही है. ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन हो गया तो ट्राइकस्पिड जेट के कारण भी होगी. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू दी, अब हम पेशेंट में कुछ चीज़ें करेंगे. इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये 4 चीज़ें होती हैं. सो लेट मी स्टार्ट विद देम वन बाय वन. देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पैल्पेशन से. पैल्पेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको टैपिंग एपेक्स मिलेगी, ये शब्द आप याद कर लें. पैल्पेबल P2 हमने कई बार पढ़ लिया है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. ठीक है. अब देखो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. सबसे पहली चीज़ तो मिट्रल वॉल्व की क्या हो चुकी है, स्टेनोसिस हो चुकी है. तो मिट्रल वॉल्व जो है इसका फोर्सफुल कंट्रैक्शन होता है.
फोर्सफुल क्लोजर होता है, सॉरी, देयर इज फोर्सफुल क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व, देयर इज फोर्सफुल क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व। ड्यू टू दिस फोर्सफुल क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व, जो S1 है, फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों सुनाई देती है? क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये अब यहाँ पे मिट्रल वॉल्व नॉर्मल नहीं है ना, उसमें पैथोलॉजी है, तो उसका फोर्सफुल क्लोजर होता है। इसके कारण आपको जो S1 है वो पैल्पेबल हो जाती है, मतलब S1 को आप पैल्पेट कर सकते हो, इसी को बोलते हैं टैपिंग एपेक्स। टैपिंग एपेक्स का मतलब हुआ पैल्पेबल S1, ठीक है, क्लियर। फिर एक चीज़ होती है थ्रिल। पहली बात तो थ्रिल को हम कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से फील कर रहे हैं, ये देख लो आप, है ना, इस डायग्राम में यू कुड सी थ्रिल को हम कहाँ से सुन रहे हैं, ठीक है। तो थ्रिल क्या होता है, देखो पैल्पेबल हार्ट साउंड्स, आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक हार्ट साउंड्स होती हैं और एक मरमर्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो इनको आप स्टेथोस्कोप से सुनते हो, ठीक है, स्टेथोस्कोप से सुनते हो, पर अगर वो पैल्पेबल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग टैपिंग एपेक्स तब बोलेंगे जब हार्ट साउंड पैल्पेबल हो जाए। कौन सी हार्ट साउंड? S1, ठीक है, उसको टैपिंग एपेक्स बोलेंगे उस कंडीशन में। और पैल्पेबल मरमर को ही हम लोग थ्रिल बोलते हैं, ठीक है। कौन सा मरमर आ रहा है अभी मैं बताऊंगी, मरमर तो आएगा डेफिनेटली। मरमर क्यों आएगा? क्योंकि वो स्टेनोज्ड वॉल्व है भाई, नॉर्मली फ्लो होगा ही नहीं उस वॉल्व से, है ना, एबनॉर्मल फ्लो होगा, जिसके कारण मरमर तो सुनाई देना है, लेकिन सुनाई देने के साथ वो आपको फील भी होगा, उसको बोलते हैं थ्रिल, ठीक है। थ्रिल को कहाँ से सुनते हैं वो देख लिया। फिर मैंने बोला लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव। अब ये लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव क्या है भाई? लेफ्ट पैरा हीव को आप कहाँ से फील करते हो? यहाँ से, है ना, यू कुड सी इन दिस डायग्राम। तो हीव क्या है बेसिकली, अगर आप पैरास्टर्नली अपने हाथ को रखोगे, अपने पाम को रखोगे, तो यहाँ पे आपको एक पैल्पेबल थ्रस्ट फील होगा। पैल्पेबल थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ, आपको ऐसा लगेगा कि नीचे से कोई चीज़ कंटिन्यूअसली आपको स्ट्राइक कर रही है हाथ के इस वाले पार्ट में। ऐसा क्यों फील हो रहा है हमें, है ना, ऐसा क्यों फील हो रहा है? ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो चुकी है। क्यों राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई? पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण। और लेफ्ट एट्रिया का भी एनलार्जमेंट हो चुका है। तो अब ये नॉर्मल साइज़ के चेंबर नहीं रहे, बहुत बड़े बड़े से चेंबर्स हैं। और जब ये बड़े बड़े से चेंबर्स अपना कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जब ये बड़े बड़े से चेंबर कोई भी एक्टिविटी करेंगे कार्डियक साइकिल के दौरान, तो वो आपको प्रोमिनेंटली फील होगी पैरास्टर्नली, उसी को बोल रहे हैं लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव, ठीक है। तो दैट इज़ पैल्पेबल थ्रस्ट, ठीक है। तो थ्रिल क्या होता है, टैपिंग एपेक्स क्या होता है, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव। किसी क्वेश्चन में ये तीन चीज़ें आपको दिख गई, आपको आंख बंद करके टिक कर देना है। वो जो मैंने ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाया था, जो कि बहुत नॉन स्पेसिफिक था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उस क्वेश्चन में ये चीज़ भी दी हुई थी, है ना। इंस्पेक्शन में ये मिला, पैल्पेशन में ये मिला। तो देखो पैल्पेशन में लिखा है कि टैपिंग एपेक्स थी, पैल्पेशन में लिखा है कि थ्रिल मिली, पैल्पेशन में लिखा है पैल्पेबल P2 है, पैल्पेशन में लिखा है पैरास्टर्नल लिफ्ट देखने को मिली। एक और फाइंडिंग मिलती है, एपिगैस्ट्रियम में आपको कुछ पल्सेशंस मिलती हैं। पैल्पेशन में लिखा है ये चीज़ मिली अपन को, तो वहाँ पे भले डायग्नोसिस क्लियर नहीं हुआ, पर यहाँ पे आपको समझ में आने लगा कि क्या हो सकता है। तो इंस्पेक्शन कर लिया हमने, पैल्पेशन कर लिया हमने, अब हम आते हैं ऑस्कल्टेशन में। नाउ यू टुक आउट योर स्टेथोस्कोप और अब आप चीज़ों को सुनने वाले हो। ऑस्कल्टेशन की बात करूँ तो हमें चार पहले हार्ट साउंड सुननी है, S1, S2, S3, S4। देखो S3 और S4 सुनने के लिए आपको नॉन स्टेनोज्ड वॉल्व चाहिए, और यहाँ पे तो हमारी स्टेनोसिस ही हो चुकी है, तो S3, S4 तो वैसे भी नहीं सुनाई देने वाले। S3, S4 सुनने के लिए द वॉल्व शुड बी नॉन स्टेनोज्ड, एंड ओवर हियर द वॉल्व इज स्टेनोज्ड, एंड दैट इज व्हाई वी वोंट बी हियरिंग S3 एंड S4। व्हाट अबाउट S1? भाई S1 अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि S1 बहुत लाउड होगी, पैल्पेट तक कर पा रहे हो आप S1 को। S1 मिट्रल वॉल्व के क्लोजर के कारण मिली, है ना। अब मिट्रल वॉल्व डिफेक्टिव है, नॉर्मल नहीं है, तो उसका फोर्सफुल क्लोजर होता है मिट्रल वॉल्व का, इसीलिए जो S1 है वो बहुत लाउड होगी, ठीक है। S2 की बात करूँ तो S2 किसके कारण मिलती है? अभी मैंने बताया S2 में दो कंपोनेंट होते हैं, A2 और P2। देखो क्या होता है, आपको पता है कि दिस इज़ माई हार्ट, दिस इज़ माई पल्मोनरी वॉल, दिस इज़ माई एओर्टिक वॉल। जब ये दोनों क्लोज होती है तब हमें S2 मिलती है। पहले एओर्टिक वॉल्व क्लोज होती है, फिर पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होती है, तो A2 P2। पर इसमें इतना गैप नहीं होता कि आप इसको अप्रिशिएट कर पाओ। इसमें दो चीज़ें होंगी S2 में। पहली चीज़, P2 बहुत लाउड हो जाएगी क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो नॉर्मल इसमें चीज़ नहीं हो रही होगी, फोर्सफुल क्लोजर होगा, तो P2 बहुत लाउड होगी, है ना। मैंने बताया था P2 पैल्पेबल भी होती है, लाउड भी होती है। अब होता क्या है, नॉर्मली A2 पहले क्लोज होता है क्योंकि लेफ्ट साइड के चेंबर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और राइट का प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है, तो ये इसी सीक्वेंस में आता है A2 P2। इस कंडीशन में क्या हुआ, P2 जो आपका P2 है और A2 है, वो नॉर्मली मैंने बोला ना आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इनमें, बहुत कम गैप में होते हैं ये एक दूसरे के, पर यहाँ पे देयर मे बी स्प्लिटिंग ऑल्सो, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइड स्प्लिट S2, है ना, वाइड स्प्लिट S2 बोलेंगे, मतलब इन दोनों की स्प्लिटिंग हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। और ये स्प्लिटिंग जो है
पल्मोनरी आर्टरी ये स्प्लिटिंग जो है राइट वेंट्रिकल फेलियर के कारण मिलेगी, है ना, और पैल्पेबल P2 आपको पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के कारण मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू नो। ओके, सो इफ़ आई प्लॉट दिस ओवर हियर, है ना, अगर मैं इसको इधर प्लॉट करूँ तो आपको S1 दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, आपको S2 दिख रहा है, ठीक है। S1 और S2 के बीच में क्या होता है आपको पता है, सिस्टोल होता है, ठीक है, और फिर S2 और S1 के बीच में क्या होता है, डायस्टोल होता है। ये डायग्राम हमने कई बार बनाया है, ठीक है। सो दिस इज़ अ फेज ऑफ सिस्टोल एंड दिस इज़ अ फेज ऑफ डायस्टोल, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे पहली बात तो स्प्लिटिंग दिख रही है, ठीक है, A2 P2, है ना, दोनों आ रहे हैं, मतलब नीचे की वॉल्व क्लोज हो रही है। फिर नीचे की वॉल्व जब क्लोज हुई थी तो मैंने बताया था फिर अगला इवेंट क्या होता है, क्या ओपनिंग स्नैप सुनाई देता है। अगर आपको याद हो तो मैंने डायस्टोल के फेज में सुनाया था, आपको बताया था कि जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हुआ, मतलब चारों वॉल्व क्लोज थी, फिर आपको मिट्रल वॉल्व को खोलना पड़ेगा जिससे ब्लड LA से LV में आए। तो जब मिट्रल वॉल्व खुलती है ना, उसी को बोलते हैं ओपनिंग स्नैप। तो यहाँ पे आपको ये ओपनिंग स्नैप भी सुनाई देगा, ठीक है। सो यू कुड हेयर दिस ओपनिंग स्नैप ऑल्सो। कैन यू सी दिस OS इज ओपनिंग स्नैप, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मरमर कौन सा होता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मरमर हमें सुनाई देता है दैट इज नोन एज मिड डायस्टोलिक मरमर। इसे हम लोग बोलते हैं मिड डायस्टोलिक मरमर। ये प्री सिस्टोलिक मरमर है। प्री सिस्टोलिक मरमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ध्यान से सुनो, सिस्टोल के बाद फिर से क्या आएगा, डायस्टोल के बाद फिर से क्या आएगा, सिस्टोल। सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल, द साइकिल कंटिन्यूस, राइट। सिस्टोल के पहले ही तो सुनाई दे रहा है ये, इसीलिए इसको प्री सिस्टोलिक मरमर बोल दिया। अब डायस्टोल के बीच वाले पार्ट में सुनाई दे रहा है, इसलिए इसको मिड डायस्टोलिक मरमर बोल दिया। तो क्यों मरमर आ रहा है, इसको डीक्रिसेंडो मरमर भी बोलते हैं, राइट। दिस इज डीक्रिसेंडो मरमर, राइट। दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। ये एक डीक्रिसेंडो मरमर है। तो ये क्यों सुनाई देता है, ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द स्टेनोज्ड AV वॉल्व, है ना, जो आपकी वॉल्व है वो स्टेनोज्ड है, तो उसमें टर्बुलेंट फ्लो होगा क्योंकि स्टेनोसिस हो चुकी है ना मिट्रल वॉल्व की। तो अब जब इससे फ्लो होगा तो जो मरमर सुनाई देगा वो कैसा होगा, आपका मिड डायस्टोलिक मरमर होगा। क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अर्ली डायस्टोलिक मरमर क्यों नहीं सुनाई दिया, अर्ली डायस्टोलिक मरमर क्यों नहीं सुनाई दिया। देखो इस डायग्राम में मैंने पूरा का पूरा डायस्टोल दिखा रखा है, बस अब आप सर्कल के अंदर जो चीज़ें आई हैं उसको देखो। डायस्टोल की शुरुआत में सबसे पहले आपको AV और PV को क्लोज करना है, एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व को क्लोज करना है, क्योंकि अब चेंबर रिलैक्स करने वाले हैं। डायस्टोल का पहला स्टेज होता है प्रोटोडायस्टोल, फिर दूसरा स्टेज होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। भाई चारों वॉल्व क्लोज हैं, जब खून आ ही नहीं रहा है तो मरमर कैसे सुनाई देगा शुरुआत में। मरमर के लिए ब्लड का आना ज़रूरी है ना उस स्टेनोज्ड वॉल्व से। कब मरमर सुनाई देगा, जब ओपनिंग स्नैप हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्नैप अगर आ गया मतलब मिट्रल वॉल्व खुल चुकी है, यही मिट्रल वॉल्व स्टेनोज थी, अब आपको बढ़िया से मरमर सुनाई देगा। तो शुरू में बहुत जल्दी जल्दी से ब्लड आएगा, रैपिड फिलिंग होगी, है ना, उस सकरे से रास्ते से, तो मरमर की इंटेंसिटी धीरे 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 कम होगी स्लो फिलिंग वाले फेज में, है ना। तो ये डीक्रिसेंडो मरमर होता है। इसके अलावा अब क्या हुआ तुम्हें पता है, फेजेस बताओ डायस्टोल के, प्रोटोडायस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग एंड देन एट्रियल कंट्रैक्शन। लास्ट स्टेज था एट्रियल सिस्टोल। मैंने बोला था ना 30% फिलिंग इसके कारण होती है। तो एट्रिया भी बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑलरेडी उसने प्रेशर अपना बढ़ा रखा है, ऑलरेडी उसकी हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, तो एट्रिया जब कंट्रैक्ट होता है ना तो उसके कारण भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज एक्चुअली नोन एज प्री सिस्टोलिक एक्सेंटुएशन। इसको बोलते हैं प्री सिस्टोलिक एक्सेंटुएशन। सिंपल चीज़, मिट्रल स्टेनोसिस में दो मरमर सुनाई देंगे, मिड डायस्टोलिक मरमर जो मैंने आपको बता दिया, है ना, ये कैसा होता है, लो पिच्ड मरमर होता है, रफ रैम्बलिंग मरमर होता है, एपेक्स में सुनते हो आप विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, ठीक है। दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई, प्री सिस्टोलिक एक्सेंटुएशन सुनाई देगा, है ना, एट द एंड ऑफ द डायस्टोल ड्यू टू फोर्सफुल क्लोजर ऑफ द एट्रिया, एट्रिया के फोर्सफुल क्लोजर के कारण सुनाई देगा। कई बार कुछ एसोसिएटेड मरमर हो सकते हैं, मान लो सम पर्सन इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और उसमें अनफॉर्चुनेटली ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन या पल्मोनरी रिगर्गिटेशन अगर डेवलप हो गया तो वहाँ पे भी मरमर सुनाई देंगे। पल्मोनरी रिगर्गिटेशन के कारण जो मरमर सुनाई देता है उसको ग्राहम स्टील मरमर बोलते हैं, और ये अर्ली डायस्टोलिक मरमर होता है, ठीक है। कहाँ पे सुनते हैं, लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे सुनते हैं, और कैरावेलो साइन होता है, ये ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन के कारण होता है। ये पैन सिस्टोलिक मरमर होता है, तो ये सिस्टोलिक मरमर है ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन में जो मिल रहा है, और ये लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर में अपन सुनते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़, मिट्रल स्टेनोसिस का जो मरमर है, अभी बोला मैंने मिड डायस्टोलिक मरमर है, इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था एओर्टिक रिगर्गिटेशन, और मैंने वहाँ पे बताया था वहाँ पे एक मरमर मिलता है ऑस्टिन फ्लिंट मरमर, वो भी मिड डायस्टोलिक मरमर होता है। तो कई बार आपसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। एओर्टिक रिगर्गिटेशन वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है ऑस्टिन फ्लिंट मरमर क्या होता है, कैसे होता है, सो यू शुड नो द डिफरेंस।
वो वाला पार्ट आप वहीं समझो। यहाँ पे जो जो चीज़ें मिली, रिदम में यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगी, टैपिंग एपेक्स होगा, आरवी लिफ्ट मिलेगा आपको, S1 प्रेजेंट होगा, ओपनिंग स्नैप बहुत कॉमन होगा और S3 एब्सेंट होता है। वहाँ के फीचर्स आप वहाँ पे पढ़ोगे तो आप इजीली डिफरेंशिएशन बना सकते हो। अब मैं इस पेशेंट में कुछ इन्वेस्टिगेशंस करूँगी। तो सबसे पहले मैं ECG करूँगी। ECG में मुझे क्या फाइंडिंग मिलेगी? ECG में पहली फाइंडिंग मेरे को मिलेगी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट एट्रिया एनलार्जमेंट। लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत लंबे समय से हाई था। तो लेफ्ट एट्रिया का जब एनलार्जमेंट मिलेगा तो पी मिट्रेल मिलेगा। देखो पी वेव जो होती है ECG में वो नॉर्मली ऐसी होती है, पर यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा? पी वेव के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो राइट एट्रिया के कंट्रैक्शन के कारण आता है और एक पार्ट लेफ्ट एट्रिया के कंट्रैक्शन के कारण आता है। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि लेफ्ट एट्रिया का एनलार्जमेंट हो चुका है तो ये आपको ऐसी पी वेव मिलेगी, दैट इज नोन एज पी मिट्रेल, ठीक है, सिंपल। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको V1R देखना है। V1 ECG की 12 लीड्स में से आपको V1 देखना है और V1 में R वेव को देखना है, ठीक है, V1 में R वेव को देखना है। और V2 में आप देखोगे S को, सॉरी V1 में R को देखोगे और V5 या V6 में आप S को देखोगे। क्या बोला मैंने भाई? ECG में आपके पास प्रीकॉर्डियल लीड्स होती हैं V1 से लेकर के V6। इसमें V1 में तुमको R को देख लेना है और V5 में आपको, या V6 में और V5 में हमको S वेव को देखना है। और हमें काउंट करना है कि कितने स्मॉल बॉक्सेस में आ रहे हैं। ECG में देखिए लार्ज बॉक्सेस होते हैं और स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, सो दिस इज़ अ लार्ज बॉक्स, ठीक है, तो आपको स्मॉल बॉक्सेस गिनने हैं और अगर ये 11 से ज़्यादा स्मॉल बॉक्सेस में आ रहा है तो दैट इज़ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये सारी चीज़ें हम ECG वाले सेशन में अलग से पढ़ेंगे ही, पर याद रख लो कि ये दो फाइंडिंग्स मिलेंगी। चेस्ट एक्सरे की अगर मैं बात करूँ तो चेस्ट एक्सरे में आपको एनलार्ज दिखेगा, लेफ्ट एट्रिया जो है पूरा एनलार्ज होगा, पता ही है आपको, है ना। नॉर्मली आपका जो एक्सरे होता है वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है, राइट। यू कुड ईजिली डिमार्केट द थिंग्स लाइक ये एओर्टिक आर्च है, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, ये आपका LA है, ठीक है, ये LV है, तो चीज़ें अलग अलग से दिख रही हैं। यहाँ पे होता क्या है भाई, आपका जो लेफ्ट एट्रिया है वो एनलार्ज हो चुका है, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज हो चुका है। इसके अलावा स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज हो चुका है। इसके अलावा जो पूरा का पूरा लेफ्ट हार्ट बॉर्डर है, ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा जो आपका लेफ्ट हार्ट बॉर्डर है, सोचो अभी तो डिमार्क्रेशन मिल रहा है ना, आपको चीज़ें अलग अलग डिमार्क्रेटेड मिल रही हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, पूरा का पूरा बॉर्डर स्ट्रेट हो जाता है क्योंकि जो डिप्रेस्ड एरिया थे वो भी अब उभर करके ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। सो देयर इज बेसिकली द स्ट्रेटनिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट बॉर्डर एंड दिस इज नोन एज मिट्रलाइजेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं मिट्रलाइजेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। आपको कर्ली बी लाइन्स भी मिल सकती हैं ऐसे साइड में, यू माइट गेट कर्ली बी लाइन्स इन द एक्सरेज ऑल्सो। पल्मोनरी आर्टरी एनलार्ज भी मिल सकती है यहाँ पे, है ना, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में लॉन्ग समय तक आपका कंजेशन रहा होगा तो पल्मोनरी आर्टरी भी एनलार्ज मिल सकती है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर आप इकोकार्डियोग्राफ कराओगे पेशेंट का तो आपको ग्रेडिंग और सीवियरिटी भी पता चल जाएगी, है ना। इकोकार्डियोग्राफ कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप MR का पता लगा सको, कहीं पेशेंट को मिट्रल रिगर्गिटेशन तो नहीं है। इसके साथ आप यहाँ पे ये भी पता लगा सकते हो कि कोई कैल्सिफिकेशन कॉज तो नहीं है, मतलब कॉज क्या है, यू कुड एक्जैक्टली नो व्हाट इज़ द कॉज, राइट। सो दैट इज़ वाई इको इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कुड इवन डू दिस टू रूल आउट लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा, है ना। ये क्यों होता है? ये बेसिकली ट्यूमर होता है आपके लेफ्ट एट्रिया का, तो यहाँ पे भी लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज मिलेगा तो रूल आउट करना जरूरी है, तो उसके लिए इकोकार्डियोग्राफ कराओगे। मैनेजमेंट की बात करूँ तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया था आपको क्लॉट बन जाते हैं, है ना, एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, मैंने बोला था ब्लड रुकने लगेगा, कहाँ पे? आपके LA में, है ना, LA में ब्लड ठहरने लगेगा, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज में ब्लड ठहरने लगेगा, इसके कारण वहाँ पे क्लॉट बनेंगे एंड दैट इज वाई वी गिव वार्फरिन। सो वार्फरिन इज गिवन व्हेनेवर अ पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, राइट, सो दैट वी कुड बर्स्ट आउट दोज क्लॉट्स। इसके अलावा इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है? परक्यूटेनियस मिट्रल बैलून वैल्वुलोप्लास्टी। अब ये क्या होता है परक्यूटेनियस बैलून वैल्वुलोप्लास्टी या कमिशरोटोमी? इसमें जा करके आप वॉल्व को सही कर रहे हो, है ना, बैलून को डाल करके आप बैलून को वहाँ पे जा करके आप क्या करोगे? डायलेट कर दोगे जिससे वॉल्व सही हो जाए। पर प्रॉब्लम क्या है, अगर गलती से ये मिट्रल स्टेनोसिस कैल्सिफिकेशन के कारण हुआ होगा तो ये कैल्शियम कैल्सिफिकेशन के कारण हुआ होगा तो ये जो पार्टिकल्स निकलेंगे इसके बाद ये पूरे वेसल्स में जा कर के एम्बुलाई बना सकते हैं और इसके बाद बहुत सीवियर मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। इसलिए परक्यूटेनियस मिट्रल बैलून वैल्वुलोप्लास्टी आपको हर केस में नहीं करना है। अगर ये कैल्सिफिक है मिट्रल स्टेनोसिस, मतलब अगर कैल्सिफिकेशन उसका कारण है, तो यू विल हैव टू डू मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट, ठीक है। मैंने बोला था पेशेंट को शिकायतें टेकीकार्डिया में ज़्यादा आती है, माइल्ड टू मॉडरेट में, है ना, एंड दैट इज़ वाई यू विल बी गिविंग बीटा